लास्ट चैप्टर कॉस्टिंग का आखिरी का चैप्टर है, बट आखिरी का है ये मत समझना कि अरे वो इतना सा है। मार्जिनल कॉस्टिंग में हमने सभी बाकी इंक्लूड कर दिए, मतलब आगे सारे जो चैप्टर है फाइनल के कॉस्टिंग के वो सारे एक ही में डाल दिए। उसमें इंटरनल सेक्शनल ब्रेक मिलेगा आपको, बट देन एवरीवेयर देयर इज एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, दैट्स व्हाई वी कॉल इट मार्जिनल कॉस्टिंग। नहीं तो बोलेंगे बाकी पढ़ाए कि नहीं, बोले 2 ही चैप्टर पढ़ाए, बजट, स्टैंडर्ड, मार्जिनल खत्म, सभी है उसमें, डोंट वरी। दैट्स व्हाई देयर आर अबाउट 140 प्रॉब्लम्स इन दिस चैप्टर, ठीक है। तो सारा इंक्लूड है इसमें। चलो ध्यान दीजिए। हेलो, आपस में बातें बंद करो, सभी लोग ध्यान दो। नाउ थोड़ा सा बेसिक जो अपन ने आईपीसी में पढ़ा था एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो पहले तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है एक बार और ध्यान दीजिएगा कि समथिंग विच चेंजेस इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड एज वेरिएबल। एकदम क्लियर होना चाहिए अपने पास, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे एक एक बारीक टेक्निकल प्रॉब्लम उसमें आएंगे, तब ये डेफिनेशन आपको याद दिलाना पड़ेगा मेरे को कि ये है, इसलिए वो वेरिएबल है। तो वेरिएबल का मतलब है when the cost changes in direct proportion, in then space and then direct proportion, in direct proportion नहीं, in direct proportion, समझ रहे ना, which changes in space direct proportion। मतलब क्या कि जहाँ जबकि लगता वो, मतलब ये कि 10 यूनिट के लिए 20 रुपये लगते होंगे, 10 यूनिट के लिए 20 रुपये, तो 20 यूनिट के लिए 40 लगना चाहिए बस। 10 यूनिट के लिए 20 रुपये लगते हैं, 100 यूनिट के लिए 200 लगना चाहिए, मतलब प्रोपोर्शनेटली बढ़ना चाहिए। 100 यूनिट के लिए 1000 लगते हैं, तो 150 यूनिट के लिए 1500 लगना चाहिए, प्रोपोर्शनेट, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर मैथमेटिक्स वाले ऐसा बोलते हैं उसको कि व्हेन y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y ऐसा साइन लगाते हो, इन्फिनिटी नहीं है वो, अल्फा है, अल्फा, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x कब बोलेंगे, तो व्हेन y अपॉन x इज इक्वल टू कांस्टेंट। व्हेन y अपॉन x इज कांस्टेंट मतलब क्या कि सपोज x है आपका 100 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट, तो y जो है सपोज y है आपका 400, 800, 1200, ठीक है। तो y इज रुपीज, x इज यूनिट्स, मतलब ये 100 यूनिट बनाने के लिए 400 रुपये लगते हैं, 200 यूनिट बनाने के लिए 800 लगते हैं, 300 बनाने के लिए 1200 लगते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो y अपॉन x करेंगे हम, तो हमें देखना होगा कि वो कांस्टेंट रहता क्या। तो 400 अपॉन 100 4 रुपये, 800 अपॉन 200 4 रुपये, 1200 अपॉन 300 4 रुपये, कांस्टेंट रह रहा है, इसलिए हम बोलते हैं कि ये वेरिएबल कॉस्ट है। और ये आप देखेंगे तो दिस इज नथिंग बट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, है कि नहीं। दिस इज नथिंग बट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। 100 यूनिट के लिए इतना, तो 1 यूनिट के लिए कितना, 300 यूनिट के लिए इतना, तो 1 यूनिट के लिए कितना। तो मैथ्स वाले कुछ भी बोलते होंगे y अपॉन x k वगैरह वगैरह, अपना मतलब है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहती है। इन अदर वर्ड्स, यदि अभी कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहती है तो दैट पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इज वेरिएबल। यदि कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहती है तो दैट पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इज वेरिएबल। समझा इतना। तो जहाँ पे डायरेक्टली जबकि लगता है, देखो 200 के लिए 800, तो 200 का 1.5 गुना 300 है, तो 800 का 1.5 गुना 1200 है। आर यू फॉलोइंग। या 200 का आधा 100 है, तो 800 का आधा 400 है। प्रोपोर्शनेट बदलता है, वेरिएबल। समझा इतना परफेक्टली। देन फिक्स, मान लो कि रेंट है, 100 यूनिट बनाओ तब भी 1000 रुपये लगेगा, 200 बनाओ तब भी 1000 रुपये, 300 बनाओ तब भी 1000 रुपये। सो दिस कॉल्ड एज फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है, समथिंग विच रिमेन्स कांस्टेंट irrespective of level of production, or something which do not change because of change in the production level, otherwise it can change। ये otherwise it can change दिमाग में पक्का रखो। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वह बदलना नहीं चाहिए, बोले फिक्स है, बोले बदलना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। रेंट है, लैंडलॉर्ड को लगेगा तब बढ़ाएगा, आर यू फॉलोइंग। लैंडलॉर्ड को लगेगा तब बढ़ाएगा, बट वो ऐसा नहीं बोल सकता कि अभी तुम्हारा प्रोडक्शन
अच्छा चल रहा, प्रॉफिट अच्छा कमा रहे तो बढ़ाओ रेंट मेरा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए उसने। ऐसा बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे उसको कि जब कम चलेगा तो कम लेंगे क्या? बोले नहीं तो फिर इसमें कैसे शेयर देंगे तेरे को, बराबर है ना भैया। तो कहने का मतलब है कि फिक्स कॉस्ट में चेंज बट नॉट बिकॉज ऑफ लेवल ऑफ प्रोडक्शन। फिक्स कॉस्ट में चेंज, ऐसा नहीं कि बदलेंगी, नहीं बदल सकती है बट प्रोडक्शन की वजह से नहीं बदलेगा, इतना ध्यान रखना। तो व्हाट इज फिक्स कॉस्ट? दैट विच डू नॉट चेंज बिकॉज ऑफ द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, अदरवाइज इट कैन चेंज। अदरवाइज मतलब प्रोडक्शन की वजह से नहीं, बाकी कोई सर्विस टैक्स बढ़ गया, बाकी कुछ नई मशीन ले लिया तो एडिशनल डेप्रिसिएशन या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बदल गया, एन नंबर ऑफ रीजंस कुड बी देयर। या रेंट है तो लैंडलॉर्ड ने ज़्यादा मांग लिया, या सैलरी है तो लोगों की सैलरी बढ़ा दिए। वर्क्स मैनेजर है 10,000 रुपये नहीं 50,000 रुपये महीना लेता था, ठीक है, वो बोलता 60 दो नहीं तो चला छोड़ के, तो ले भैया 60 ले, चल रुक, तो हो गया, बढ़ गया फिक्स कॉस्ट। आर यू फॉलोइंग? बट वो बोलेंगे कि नहीं मेरे को पर यूनिट दो, तो उसको क्या बोलेंगे, तो लेबर है क्या पर यूनिट लेने के लिए, तेरे को महीने का। फिर लेबर जैसा है तो फिर बराबर 10 बजे आना पड़ेगा, ठीक है, और 6 बजे तक नॉन स्टॉप खड़े रह काम करना पड़ेगा, बराबर है। वहीं पे चाय मिलेगा मशीन के ऊपर तो नहीं चलेगा, गाड़ी नहीं मिलेगी घर जाने के लिए, ठीक है ना, साइकिल से आना पड़ेगा। मतलब कि देयर आर थिंग्स, ओवर टाइम नहीं मिलेगा, नहीं ओवर टाइम मिलेगा, मैनेजर को नहीं मिलता है। एनीवे, तो कहने का मतलब है कि किसी भी कारण से फिक्स कॉस्ट बढ़ सकती है अदर देन प्रोडक्शन लेवल। यहाँ तक समझाए? सिंपल है। फिर एक रहता है वेरिएबल कॉस्ट, समझा, फिक्स कॉस्ट समझा। एक रहता है सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल मतलब पार्टली फिक्स एंड पार्टली वेरिएबल, तो जो कि फिक्स भी नहीं और वेरिएबल में। जैसे कि मान लो कि दूसरी कॉस्ट है कोई, तो भी रिपेयर्स है, मान लो रिपेयर्स वगैरह मशीन के या किसके भी, सपोज ऐसे दिया हमने रिपेयर्स 600, 700, 800। तो जब प्रोडक्शन 100 है तो रिपेयर 600 है, जब प्रोडक्शन 200 है रिपेयर 700 है, 300 है तो 800 है। तो कुछ लोगों को लगता कि बदल रहा मतलब वेरिएबल है, बड़े कन्फ्यूजन रहते लोगों के। कुछ लोगों को लगता कि बदल रहा ना बोले वेरिएबल है, नहीं ऐसा नहीं है। वेरिएबल किसको बोला हमने? पर यूनिट कांस्टेंट रहना चाहिए, y/x कांस्टेंट। तो आप 600/100 करो 6 आ गया, 700/200 करो 6 नहीं आया, 6 से कम आ गया, बराबर है। और 800/300 करो और कम आ गया, कांस्टेंट नहीं रहा पर यूनिट। कुछ समझ रहा? तो इट इज़ नॉट वेरिएबल, इट इज़ नॉट, वाई इट्स नॉट वेरिएबल, इट इज़ नॉट चेंजिंग इन प्रोपोर्शन। 600 का 800 यानी कितने यूनिट बढ़ गए? 200 यूनिट बढ़ गए। ये 800 से 600 यानी कितने यूनिट कम हो गए? 200 यानी 25% कम हो गया। 800 से जब हम 600 पे गए तो 25% कम हो गया। तो इधर 25% कम करो तो सब आता है क्या? 300 में से 25% कम करो, 75 कम होंगे, 225 आएगा तो सब है। कुछ समझ रहे? इसका मतलब ये प्रोपोर्शनेटली नहीं बदल रहा या पर यूनिट नहीं कांस्टेंट रह रहा, इसलिए वो वेरिएबल नहीं है। फिर फिक्स के लिए क्या जरूरी है? इर्रेस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ प्रोडक्शन सेम आना चाहिए। सेम तो है नहीं, तो फिक्स भी नहीं वेरिएबल नहीं, तो इसको हम बोलते हैं सेमी वेरिएबल। फिर इसको अपन अलग अलग करते हैं तो कुछ नहीं, और डिफरेंस इन दिस एंड बहुत बार किया अपन ने, याद है ना। तो बोले 800 माइनस 600 करो, 200 आ गया, 200 डिवाइड बाय 200, 1 रुपया वेरिएबल है, तो 1 रुपया पर यूनिट वेरिएबल है। तो इसका मतलब है 100 में 100 वेरिएबल और 500 फिक्स। फिर ये 700 में 200 वेरिएबल, 500 फिक्स, और 800 में 300 वेरिएबल, 500 फिक्स। ऐसा है। ये कैसा किया अपन ने बहुत बार किया ना, डिफरेंस इन द टू लेवल अपॉन डिफरेंस इन द कॉस्ट। तो 800/7 600 डिवाइडेड बाय 300/100 पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आएगी, और पर यूनिट जो है 100 इंटू 1 रुपया, उसमें से माइनस करो 500 आएगी। आर यू फॉलोइंग? बट ये एकेडमिक है। एवरी टाइम द वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट इज नॉट गोइंग टू बिहेव इन सच अ परफेक्ट मैनर। आर यू फॉलोइंग? ये ऐसा इतना परफेक्ट नहीं रहता कि बराबर 1 रुपया वेरिएबल 500 रुपये बराबर, ऐसे नहीं रहता। तो फिर हम रियल लाइफ में क्या करेंगे उसको? तो हमें अलग अलग मेथड्स है जिससे हम सेग्रीगेशन यानी सेपरेशन ऑफ फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट कर सकते हैं, ठीक है।
तो जैसे रिग्रेशन इक्वेशन हम पढ़े थे, याद है क्या आपको, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो एक को हम जैसे अलग अलग फिगर दिए, मान लो इसने यहाँ दिया 660, यहाँ दिया 720, यहाँ दिया 850। अब ये डिफरेंस इन दैट अपॉन डिफरेंस इन दिस से भी नहीं जमने वाला, उससे भी नहीं आने वाला, तो फिक्स भी नहीं, वेरिएबल भी नहीं, ये डिफरेंस वाले फंडे से भी नहीं जमता। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उसका रिग्रेशन लाइन बनाएंगे। y सपोज इसको हम बोलते y, जिसको बोलते x, ठीक है। तो याद होगा आपको रिग्रेशन लाइन y इक्वल टू एक्स प्लस सी या y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, फिर कहते सिग्मा y इक्वल टू ए एन प्लस बी सिग्मा x, सिग्मा x वाई ए सिग्मा x प्लस बी सिग्मा x स्क्वायर। फिर इक्वेशन सॉल्व किए थे, फिर a और b निकाले थे, तो उसमें a यानी फिक्स कॉस्ट आती है एवरेज में, और b यानी वेरिएबल कॉस्ट आती है पर यूनिट एवरेज में, और फिर वो लगा के फिर इसको हम अलग अलग करेंगे, ठीक है। तो अलग अलग, बट वो फाइनल में भी नहीं पूछते, बात दूसरी है। वो जो रिग्रेशन लगा के सेपरेट करना, वो फाइनल में भी नहीं पूछते, क्योंकि वो मानते हैं कि सीपीटी में स्टैट्स पढ़ के आप भूल गए होंगे, ठीक है। क्योंकि एग्जाम खुद भूल गया तो आपको क्या पूछ लेंगे बेचारा, ठीक है। तो इसलिए पूछेंगे नहीं, लेकिन एक आधा खड़ूस एग्जामिनर रहा मेरे जैसा तो वही पूछ लेंगे, ठीक है, वही पूछ लेगा। सैग्रीगेट ऐसा कुछ तो पटांग टॉलरेंस देंगे, सैग्रीगेट फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट खत्म, और कोर्स में है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक समझा। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फिक्स, समथिंग कॉल्ड एज वेरिएबल एंड समथिंग कॉल्ड एज सेमी वेरिएबल, ठीक है। फिर मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट, व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? तो मार्जिनल कॉस्ट मतलब चेंज इन द टोटल कॉस्ट फॉर यूनिट चेंज इन द प्रोडक्शन। तो समझ रहे, चेंज इन द टोटल कॉस्ट फॉर यूनिट चेंज इन द प्रोडक्शन, मतलब एक यूनिट से हम प्रोडक्शन कम या ज़्यादा करते हैं तो टोटल कॉस्ट कितने से बढ़ती या कम होती है, उसको मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। तो आप बोलेंगे ये तो वेरिएबल कॉस्ट ही रहती है कि नहीं रहती है, कभी रहती है कभी नहीं रहती है, ऐसा मेरा आंसर रहेगा उसके ऊपर। यानी कभी कभी मार्जिनल कॉस्ट ये वेरिएबल कॉस्ट रहती है, और कभी कभी ये मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट नहीं रहती, अलग अलग रहते। ये समझा आपको? ये आपको इंटरव्यू में पूछेंगे सी होने के बाद, तब आप धड़ाक से बोलेंगे मैं सेम बोले मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल सेम, क्योंकि सारे प्रॉब्लम में अपन सेम लेते हैं, सारे प्रॉब्लम में मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट सेम लेते हैं, इसलिए आप वहाँ ही बोल देंगे सेम अगर, ठीक है। तो गड़बड़ हो सकते हैं, ध्यान से समझ लो क्या होता है मार्जिनल कॉस्ट। तो जैसे मान लो ट्रिप जा रही है अपनी रामटेक, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, और कॉस्ट क्या आएंगी। तो मान लो कि अपना बस का किराया रामटेक जाना ना 6000, सेम प्रॉब्लम है, ठीक है, और 200 रुपये पर हेड ले रहे अपन, वहाँ के होटल वाले को कॉन्ट्रैक्ट है, जितने आएंगे भैया 200 रुपये में लंच खिला देना बस, ठीक है, चाय पानी लंच खिला देना 200 रुपये में। तो पर स्टूडेंट 200 रुपये वेरिएबल हो गए, और 6000 बस का किराया फिक्स हो गया। तो मान लो कि 39 स्टूडेंट्स आते हैं, 39 स्टूडेंट्स आते हैं, तो टोटल कॉस्ट क्या होगी, वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, पहले टोटल कॉस्ट बोलो ना, टोटल कॉस्ट। तो 39 इंटू 200 वेरिएबल पर हेड वेरिएबल कॉस्ट है ना आपकी 200, लंच ब्रेकफास्ट की 200, तो क्या हो गया 39 इंटू 200 7800 प्लस 6000 तो है, तो कितने हो गए 13800, ये हो गई टोटल कॉस्ट, बराबर है। फिर मान लो एक स्टूडेंट और ज़्यादा आ गया, बस की कैपेसिटी 40 है, बस की कैपेसिटी 40 है, ठीक है, एक स्टूडेंट ज़्यादा आ गया तो ये 8000 हो गया, और ये 6000 हो गए, और ये 14000 हो गया। फिर हमारी डेफिनेशन क्या बोलते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग की, कि चेंज इन द टोटल कॉस्ट फॉर 1 यूनिट चेंज इन प्रोडक्शन, यहाँ पे सर्विस, ठीक है। तो एक स्टूडेंट ज़्यादा आता है या एक स्टूडेंट कम आता है, इधर से उधर देखेंगे तो कम, उधर से इधर देखेंगे तो ज़्यादा, तो एक स्टूडेंट ज़्यादा आता है या एक स्टूडेंट कम आता है, तो चेंज इन कॉस्ट कितनी हो गई 200, और वो 200 क्या है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो मार्जिनल कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है कि चेंज इन टोटल कॉस्ट फॉर 1 यूनिट चेंज इन प्रोडक्शन। तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट सेम है, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट भी 200 रुपये पर स्टूडेंट है, और मार्जिनल कॉस्ट भी 200 रुपये पर स्टूडेंट है। आर यू फॉलोइंग दिस?
फिर मान लो एक स्टूडेंट और बढ़ गया, 41 हो गए, और बस की कैपेसिटी 40 है, तो अपन सब तो कायदे से चलते, पूरा कायदे से चलते, पूरी रिसीट देते, पूरा सर्विस टैक्स भरते, पूरा इनकम टैक्स भरते, सब कायदे से। तो एक स्टूडेंट ज़्यादा कर थोड़ी ले जाएंगे हम, ले जाएंगे क्या? नहीं। फिर हम क्या करेंगे? दूसरी लेंगे, तो एक और बस लेंगे क्या? नहीं, उतना तो नहीं करेंगे ना, इतने बुद्धू है क्या हम कि भाई पूरी अक्खी बस लेंगे एक स्टूडेंट के लिए? क्या करेंगे? एक इंडिका ले लेंगे, साथ में एक टैक्सी इंडिका ले लेंगे, एक बस ले लिया, एक टैक्सी इंडिका बोल देंगे, ठीक है? आर यू फॉलोइंग? तो एक टैक्सी का इंडिका ले लिया हमने, तो 6000 तो बस के है, सॉरी 41 इंटू 200, 8200 लंच के हो गए, 6000 बस के हो गए, और एक इंडिका के कितना लेंगे वो? 200 किलोमीटर मिनिमम लेता है, 8 रुपये के भाव है मान लो, 1600 रुपये लेंगे, और क्या, एक दिन के 1600 लेंगे वो। तो ये 1600, तो टोटल कितनी हो गई? 15,800। समझे क्या? अब देखिएगा, इफ यू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम 40 to 41, व्हाट इज द चेंज इन टोटल कॉस्ट? 1800. सो मार्जिनल कॉस्ट इज 1800. मार्जिनल कॉस्ट इज 1800 एंड वेरिएबल कॉस्ट ओनली 200. फर्क है। तो मैंने क्या बोला था, कभी कभी मार्जिनल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट सेम रहती है, और कभी कभी मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट अलग अलग रहती है, ठीक है? फिर और एक स्टूडेंट आए, 42nd, फिर क्या करेंगे हम? 8200, और एक इंडिका लेंगे क्या? और एक इंडिका लेंगे? नहीं, इंडिका कैपेसिटी ड्राइवर छोड़ के 4 है, ड्राइवर छोड़ के 4, तो ड्राइवर तो टैक्सी वाले कच्चे 4 तो बिठा सकते, तो क्या होगा? 7600 ही चाहेगा ये 8400 हो जाएगा, 7600 कितना होगा? 16000। अब फिर से देखिएगा आप कि चेंज इन द टोटल कॉस्ट फॉर यूनिट चेंज इन द प्रोडक्शन इज ओनली 200. अगेन वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट इज सेम. तो इससे ये समझना है कि मार्जिनल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट कभी कभी सेम रहती है, कभी कभी फर्क रहता है, जनरली सेम रहता है. मतलब एज फार एज प्रॉब्लम सॉल्विंग इज कंसर्न, as far as your problem solving is concerned, unless otherwise specified, we assume that marginal cost and variable cost is same. लेकिन हम इतने प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और इतने बार मार्जिनल को वेरिएबल और वेरिएबल को मार्जिनल बोलते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि उसमें कुछ फ़र्क है. यानी आदमी 100 बार झूठ बोलेगा और बाकी लोग विश्वास करते हैं, तो क्या होता है? उसको लगता है कि सच्चे होंगे यार, इतने लोग विश्वास कर रहे हैं मतलब सच्चे होंगे, तब तो लोग विश्वास कर रहे हैं ना, तो झूठ भी सच मानने लगते हैं. वैसा ही है, ये झूठ नहीं है, ये फ़र्क है दोनों में, बाकी कुछ नहीं है. ये झूठ नहीं है, फ़र्क है दोनों में. तो टेक्निकल थोड़ा सा फ़र्क है वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट. तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? चेंज इन द टोटल कॉस्ट. नहीं, वेरिएबल कॉस्ट मतलब दैट कॉस्ट विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेवल ऑफ प्रोडक्शन और एक्टिविटी इज़ वेरिएबल कॉस्ट. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, नहीं जबकि जहाँ लगता है वो वेरिएबल. और मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? चेंज इन द टोटल कॉस्ट फॉर 1 यूनिट चेंज इन द प्रोडक्शन. दोनों में, और दोनों में कभी कभी दोनों सेम रहते हैं, कभी कभी दोनों में फ़र्क रहता है. याद रहेगा. और प्रॉब्लम सॉल्व करते समय मोस्ट ऑफ द केसेस में अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड वी टेक इट एज इक्वल. आर यू फॉलोइंग? समझ रहे कि नहीं? तो जो भी आपको बोलेगा मार्जिनल कॉस्टिंग मेरे को अच्छे से आता, तो उसको पहले पूछना डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है. पूछो, बता पाया तो बोले थोड़ा बहुत आता है, नहीं तो बेकार है सब. चलिए, इतना हो गया, यहाँ तक समझाए. फिर अपना जो प्रॉब्लम लिया था अपन ने आईपीसीसी में, फिर से दोहराते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है वो, याद होगा आपको. फिर से भूल गए होंगे तो, या कोई फ्रेश आए होंगे आईपीसीसी को नहीं आए होंगे हमारे पास, तो बेसिक रिवीजन है आईपीसीसी की. देखिएगा कि हमने पेन मैन्युफैक्चरिंग किया था, फिर से करते हैं, ठीक है. वेरिएबल कॉस्ट 4 रुपये पर यूनिट, 6 लेते हैं, 6 रुपये पर यूनिट, ठीक है. सेलिंग प्राइस 10 रुपये पर यूनिट, ठीक है. वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपये पर यूनिट, सेलिंग प्राइस 10 रुपये, ठीक है. और रेंट है हमारा 1000 रुपये, रेंट 1000 रुपीज़, 1 महीने का मान लेते पर मंथ. ध्यान दीजिएगा आप. तो पहले महीने में हमने एक पेन बनाया, पूरे महीने भर में अच्छे से तराश के बिल्कुल बढ़िया एक पेन बनाया और बेच दिया, ठीक है. तो हमने खर्चा किया लेबर मटेरियल मिला के
वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपये, मटेरियल लेबर मिला के लगे तो इसको ब्रेकअप देते कि ये वेरिएबल में मटेरियल 4 रुपये, मटेरियल 4 रुपये, लेबर 2 रुपये, ऐसे 6 रुपये ये वेरिएबल कॉस्ट। और 10 रुपये बेचा, तो 6 में बनाया 10 में बेचा, तो कितने रुपए छूट गए अपने? 4 रुपये छूट गए। और 1 महीने में एक ही पेन बना के बेचा तो 4 रुपये अपनी कमाई हो गई। और लैंडलॉर्ड को रेंट देना है 1000 रुपये, तो लैंडलॉर्ड को अपने खिस्से में से 996 डालना पड़ेगा। 996 खिस्से में से डालो, 1000 हो गए, उसको रेंट दे दो। तो अपना नुकसान कितना हुआ? 996 हो गया। फिर अगले महीने में सुधर गए हम, बोले नहीं अच्छी बात, तो क्या किए? 100 यूनिट बना के बेचे। 100 यूनिट बना के बेचे तो एक यूनिट पे कितना कमाते? 4 रुपये। तो 100 पे कितना कमाएंगे? 400। रेंट कितना देना है? 600 खिस्से में से डालना पड़ेगा फिर से, तो 600 रुपये लॉस हो गया। फिर अगले महीने में और सुधर गए, क्या किए? 250 यूनिट बनाए, 250 यूनिट्स बनाए और बेच दिए। तो एक यूनिट पे कितना कमाते हैं? 4 रुपये। 250 पे कितना कमाएंगे? 1000। समझ रहे हैं सबको? और वो 1000 रुपये लैंडलॉर्ड को जाके दे दिए, अपने लिए क्या बचा? लेकिन नुकसान भी तो नहीं हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस, बराबर। लोग उसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं और बड़ा फार्मूला बना के देते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन। एक ही सिंपल है, तो समझ रहे? तो ये जो फिगर आती है आपकी 4 रुपये, इसको हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन, इसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। अब इसको कंट्रीब्यूशन क्यों बोलते हैं? वाई वी कॉल इट कंट्रीब्यूशन? इट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स रिकवरी ऑफ फिक्स कॉस्ट। पहले वो फिक्स कॉस्ट लैंडलॉर्ड के लिए 1000 रुपये देने ना अपने को, तो 1000 रुपये के लिए वो जमा करते जाते पैसे अपन। पहले 250 यूनिट बेचे ना, तो क्या किए? हर एक यूनिट पे 4 रुपये मिलते गए अपने को एक्स्ट्रा, वो जमा करते गए, 1000 रुपये हो गए, उसको दे दिए। फिर मान लो अगले महीने में 300 यूनिट बनाया हमने, तो क्या होगा? 250 के ऊपर के जो पैसे उसको दे दिए, 250 के ऊपर का जो कंट्रीब्यूशन है उसको, और आगे के 50 यूनिट का कंट्रीब्यूशन हमारे लिए बचा। तो 50 पे 4 रुपये के भाव से कितने बचे? 200। तो 200 हमारा प्रॉफिट हो गया। सो कंट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एज कंट्रीब्यूशन बिकॉज इट कंट्रीब्यूट्स टू अस रिकवरी ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड देयर आफ्टर प्रॉफिट। सिंपल बात है, आर यू फॉलोइंग? तो वाई कंट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एज कंट्रीब्यूशन। वैसे कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है चंदा, मतलब ना आपको, वो जो मांगने के आते लोग, घर मांगने के आते ना, भाई गणपति है देव से, अभी होली आएंगी, देव चंदा, होली भी कर जलानी है, रंग भी खेलने हैं, तो लोगों से पैसे लेके चंदा, ठीक है। क्योंकि अक्सर ये जो मनाने वाले लोग रहते हैं उनके पास खुद के पैसे होते नहीं ना, काम दाम करते नहीं, तो फिर लोगों से मोहल्ले से पूरे जमा करते पैसे और होली मनाते, बराबर ना। तो हर किसी के लिए चंदा मांगते, बट अपन किसी को मांग नहीं रहे, अपन बिजनेस करके जमा कर रहे चंदा, और उससे क्या कर रहे हैं? पहले लैंडलॉर्ड को रेंट पे कर दो, फिर कुछ बचा अपने लिए तो, और शॉर्ट हुआ तो लॉस, शॉर्ट हुआ तो लॉस। तो ये ध्यान रखना है कि इफ योर कंट्रीब्यूशन फॉल्स शॉर्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन आपका फिक्स कॉस्ट से कम है तो यू विल इनकर लॉस, एंड इफ योर कंट्रीब्यूशन इज इन एक्सेस ऑफ फिक्स कॉस्ट देन यू विल मेक अ प्रॉफिट, एंड इफ योर कंट्रीब्यूशन and fixed cost is equal, then there is no profit, no loss. That point is called as break-even point. तो break-even point स्टूडेंट जनरली ये बताते हैं, break-even point no profit no loss, ये मत बोलना। break-even का मतलब होता है कोई भी दो चीज इक्वल हो जाती है तो उसको break-even बोलते हैं, कोई भी दो चीज इक्वल होती है तो उसको break-even point बोलते हैं। ये बराबर है कि वो इन दिस केस नो प्रॉफिट नो लॉस बराबर है, बट इन जनरल break-even का मतलब दो चीज इक्वल होती है तो break-even। तो यहाँ दो चीज कौन सी इक्वल हो रही है? सेल्स एंड टोटल कॉस्ट इक्वल हो रहा है, सेल्स एंड टोटल कॉस्ट इक्वल हो रहे हैं, या कंट्रीब्यूशन एंड फिक्स कॉस्ट इक्वल हो रहे हैं। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द ब्रेक इवन पॉइंट, एंड द रिजल्ट इज दैट बिकॉज फिक्स कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन इज इक्वल, नो प्रॉफिट नो लॉस। आर यू फॉलोइंग? समझ रहे कि नहीं? तो ये जो मैंने अभी बड़बड़ की है समझा आपको पूरा? ये बेसिक है, बिल्कुल एकदम बेसिक, पहले दूसरे के बच्चों का अपने आईपीसी में पढ़ लिया पूरा इसको, ठीक है। अब इससे अनेक फार्मूला बनाते लोग, तो आप भूल गए होंगे, तो 2-3 पेजेस फार्मूले के लिए रखो और लिखते जाओ। तो जैसा पहली चीज हम पढ़े, क्या पढ़े? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, पढ़े कि नहीं पढ़े? अब इससे लोग 1 के 3 बनाते बाबा, कुछ पूछो मत। 1 के 3 यानी क्या? सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन। अब वो भी काम में आएगा, तब तुमको याद नहीं आएगा,
मुश्किल ये है। अभी अपन बोलते हैं उसमें क्या है, बोल इधर से इधर ले लिया, बराबर है, लेकिन जब काम पड़ता ना उसका तो याद नहीं आता अपने को। इसलिए मैं मेरी तरफ से लिख डालता हूँ कि सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन, बराबर है, या फिर वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स माइनस, चलेगा क्या, बराबर है क्या? 3 फॉर्मूले बन गए। कुछ समझा नहीं होगा तो बताओ उसमें से, समझा है क्या? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन है, ये वेरिएबल कॉस्ट को इधर डाल दो तो सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट का कंट्रीब्यूशन है, फिर वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन, तीनों का मतलब एक ही है, सिंपल है। फिर हमने ये पढ़ा कि एट ब्रेक इवन पॉइंट एट बीपी क्या पढ़ा, फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशन, ऑफ कोर्स कंट्रीब्यूशन मतलब टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारे प्रॉब्लम में ये रिलेशन हमको यूज करना पड़ता है कि ब्रेक इवन पॉइंट तब आता है जब फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन इक्वल हो जाते हैं, समझ रहे? फिर उसके बाद फार्मूला देते लोग उसका 5 नंबर कि बीपी यूनिट्स, जैसे आपने देखा है कि हमें 1000 रुपये रेंट पे करना है, जब हम 1000 रुपये इतना कमा लेंगे, जब हम 1000 रुपये इतना कमा लेंगे तो ब्रेक इवन हो जाएगा। तो 1 यूनिट पे कितना कमाते हैं, 400, तो 1000 रुपये पे करने के लिए कितना कमाना पड़ेगा, 250। तो कैसा है, तो रेंट यानी फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ध्यान रखना। तो बीपी यूनिट का फॉर्मूला होगा फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सी मतलब कंट्रीब्यूशन, सी यानी कॉस्ट नहीं, सी यानी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, नहीं तो पूरा लिखो कंट्रीब्यूशन, भूलने की आपको लगती है संभावना है आपकी, तो इसको कंट्रीब्यूशन पूरा लिख लो, नहीं तो आप ही बोलेंगे सर आप ही नहीं लिख के जाते फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉस्ट पर यूनिट, तो एक कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, याद रहेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है ये ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर इसको लोग इधर उधर मल्टीप्लाई करके निकालते कि बोले फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू ब्रेक इवन यूनिट्स इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। अब वो सब लिखते बैठो, क्या हो गया ना, बहुत हो गया, चल। या फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इक्वल फिक्स कॉस्ट अपॉन ब्रेक इवन यूनिट, समझ गए कि नहीं। ये इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, नहीं इसको मल्टीप्लाई करो, ये सारे समर सॉल्व करने पड़ते हैं, ठीक है, समझा इतना, आर यू फॉलोइंग। फिर हमें सपोज कि 300 यूनिट बेचे हमने, तो प्रॉफिट कितना हुआ, ध्यान दीजिए, ये बेसिक है, आपको चिल्लर लग रहा होगा, यदि आप आईपीसी में पढ़े होंगे अच्छे से तो चिल्लर लग रहा होगा, भूल गए होंगे तो ठीक लग रहा होगा, बट एनीवे आई हैड टू एक्सप्लेन, ठीक है। तो 300 यूनिट्स है तो प्रॉफिट कितना होगा, तो वो कैसे लाए, तो 1 यूनिट पे हम 4 कमाते हैं, 300 पे कमाएंगे 1200, उसमें से फिक्स कॉस्ट वापस कर देंगे तो बचा प्रॉफिट, इसलिए फॉर्मूला उसका प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। फिर इसको भी तोड़ जोड़ के 2-4 बनाते कि ये फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, इसको इधर ले जाओ तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, एफ प्लस पी इज इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशन, या और क्या कर सकते हैं, एफ प्लस पी इसको इधर लिख गए, या फिर इसको इधर लेके आते तो कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, समझ रहे क्या हो रहा, कंट्रीब्यूशन ये फिक्स कॉस्ट को उधर लेके जाओ प्लस हो जाएगा, ये प्रॉफिट को इधर लेके आओ, काम में आता तब याद नहीं आता जब काम में आता हो। और फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट, समझ रहे कि नहीं। ऑल दिस फॉर्मूले दे आर जस्ट डिराइव्ड बाय कॉमन सेंस, कुछ भी नहीं उसमें, सिंपल कॉमन सेंस है कि नहीं, बताओ ईमानदारी से, है कि नहीं है, ठीक है। तो एक बार मैं जस्ट लिख रहा हूँ कि भाई मैंने बताया था, आप लिख लेंगे और उसको याद करेंगे तो ध्यान में रहेगा, वैसे फॉर्मूले बहुत सिंपल है, हो गया। फिर इसके बाद जो है आप देख सकते हो कि टोटल कंट्रीब्यूशन या कंट्रीब्यूशन जो भी आता है, या
सेल्स की प्राइस जो है, यहाँ पे सेल्स 1 यूनिट की ले लेंगे तो 10 रुपये है, ठीक है। 1 यूनिट की सेलिंग प्राइस है 10 रुपये। इसको हमें 2 में बांटते हैं। 6 रुपये क्या है वेरिएबल कॉस्ट और 4 रुपये क्या है कंट्रीब्यूशन। तो इन दोनों की टोटल तो ये होंगी कि नहीं होंगी? होंगी। बोले उसमें क्या है कि नहीं होंगी? होंगी, बराबर है कि नहीं? इसलिए तो लिखा ना मैंने, सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फंड। भूल गए थे तुम लोग, ठीक है। आगे देखिए, ये जब हम परसेंट में बात करते हैं अभी, तो 10 में 6 यानी कितना परसेंट होता है 60%, और 10 में 4 यानी कितना होता है 40%। इसका मतलब यदि हम 100 रुपये का सेल करते हैं तो उसमें 60 रुपये वेरिएबल कॉस्ट रहती है और 40 रुपये कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। ये मतलब है, कुछ समझ रहे? यदि हम 1000 रुपये का सेल करेंगे तो उसमें 60% कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा, मतलब 600, और बचा 40 400 600 वेरिएबल कॉस्ट रहेगा और 400 फिर उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो, प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये जो रेशियो है 40%, इसको हम क्या बोलते हैं पीवी रेशियो। याद है क्या? सो दिस रेशियो इज कॉल्ड एज PVR। PVR नहीं, रेशियो, PV रेशियो, बराबर याद रहे तुमको, PV रेशियो। तो व्हाट इज PV रेशियो? व्हाट इज PV रेशियो? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। असल में उसका नाम होना चाहिए कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम रेशियो। सारे लोग उसको प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो बोलते हैं, अपने को ही बोलना पड़ेगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट इज नॉट प्रॉफिट टू वॉल्यूम, इट इज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स वॉल्यूम। सेल्स वॉल्यूम मतलब सेल्स टर्नओवर, कुछ समझ रहे हैं? बट सारी दुनिया इसको प्रॉफिट वॉल्यूम बोलते हैं ना, अपन अकेले कंट्रीब्यूशन रेशियो बोलेंगे तो नहीं जमेगा ना। तो व्हाट अदर्स से वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज नथिंग बट कंट्रीब्यूशन रेशियो। कैसा आता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। नो, पीवी रेशियो। नींद आ रही है तो घर जा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंट्रीब्यूशन यहाँ भी सोच सकते हो, बट बाकी लोगों को डिस्टर्ब मत करो। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, ठीक है। तो अब ये जो कंट्रीब्यूशन है ये पर यूनिट है कि टोटल में है? बोले तो ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट रहेगा कि टोटल रहेगा? क्या रहेगा? नहीं, कुछ भी चलता, कुछ भी चलता। सिर्फ इतना ध्यान रखना कि ऊपर पर यूनिट है तो नीचे भी पर यूनिट, ऊपर टोटल है तो नीचे भी टोटल, ऊपर 400 यूनिट का कंट्रीब्यूशन तो नीचे 400 यूनिट का सेल लिखो, इतना ध्यान में रखो। इसलिए मैंने पर यूनिट वगैरह कुछ लिखा नहीं, सिर्फ कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स लिखा। कुछ समझ रहे हैं? ये बारीक बारीक चीज़ है, लेकिन ये मैटर करती है। जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तब गलती करते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये हुआ पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। कुछ समझाए? आसान है, ठीक है ना। अब ये पीवी रेशियो का मीनिंग क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स तो फॉर्मूला हुआ, बट व्हेन आई से कंट्रीब्यूशन या पीवी रेशियो इज 40%, व्हाट डज इट मीन? दैट मीन्स इफ आई मेक अ सेल ऑफ 100 रुपीज, आई विल अर्न अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 40 रुपीज and the variable cost will be 60 rupees. That is the meaning. कुछ समझ रहे? Are you following what I am saying? If I make a sale of 100 rupees, I make a contribution of 40 rupees and 60 rupees is the variable cost. तो इसलिए इसको variable cost ratio बोलते हैं. This is called as variable cost ratio. So what is the variable cost ratio? Variable cost upon sales into 100. Contribution ratio, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। जाहिर है इन दोनों की टोटल 100 आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? 60 + 40 100। इसलिए कंट्रीब्यूशन परसेंटेज, आई मीन पीवी रेशियो प्लस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज इक्वल टू 100। मतलब वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज इक्वल टू 100 माइनस पीवी रेशियो, बराबर है। तो कोई भी एक रेशियो दिया तो 100 में से दूसरा माइनस करो। लिखो कि जान दो? अभी लिखा है, लिखना है, आ जाएगा ना कि नहीं? आएगा। वैसे छाप के दिया है उसमें, आप पढ़ सकते हो, है कि नहीं? अभी मत देखो, घर जाके देखो, घर जाके देखो। तो ये जस्ट आई एम रिमाइंडिंग यू कि भैया इन दोनों की टोटल 100 आती है। मतलब आपको वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दिया तो 100 में से वेरिएबल कॉस्ट रेशियो माइनस करो, पीवी रेशियो आएगा। आपको पीवी रेशियो देंगे तो 100 माइनस पीवी रेशियो करो, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो है। सिंपल है। आर यू फॉलोइंग दिस? समझ रहे कि नहीं? चलिए फिर उसके बाद देखिए, अभी आपका जो रेंट है
रेंट है 1000 है, और पीवी रेशियो 40% का मतलब क्या हुआ? कंट्रीब्यूशन 100 रुपए पे 40 मिलेगा, मतलब 40 कंट्रीब्यूशन चाहिए तो 100 का सेल करना पड़ेगा, ये मतलब है ना। 40 कंट्रीब्यूशन चाहिए तो 100 का सेल करना पड़ेगा। ब्रेक इवन के लिए 1000 कंट्रीब्यूशन चाहिए तो सेल कितना? तो हम बोलेंगे 40 के लिए 100 तो 1000 के लिए कितना? 1000 अपॉन 40%, बराबर है 1000 अपॉन 40%। नहीं समझे? हो गया ना गड़बड़? देखो 40% पीवी रेशियो है, इसका मीनिंग क्या है एक बार और बताओ। 100 रुपए के सेल में 40 रुपए कंट्रीब्यूशन कम आते हैं। ब्रेक इवन के लिए आपको क्या करना है? 1000 रुपए कंट्रीब्यूशन कमाना है, तो 40 रुपए कमाने के लिए 100 रुपए का सेल जबकि लगाओ, ठीक है। तो 1000 रुपए कमाने के लिए कितना सेल, मतलब 1000 अपॉन 40%। क्या ऐसा लिख के बताऊं? समझा है क्या? तो इसका मतलब हुआ कितना आता है ये? 2500 रुपए। पहले अपना बीईपी कितना आया था, याद है कि भूल गए? बीईपी पहले एक तरीके से किया था ना अपन ने, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन। 250 क्या था? यूनिट्स। 1 यूनिट की प्राइस क्या है? 10। 250 इंटू 10 2005। तो आपको रुपीज में चाहिए तो ऐसा, यूनिट्स में चाहिए तो वैसा, या यूनिट्स में निकाल के 10 रुपए से मल्टीप्लाई करो, या रुपीज में निकाल के 10 रुपए से डिवाइड करो, कैसा भी करो। देयर आर n नंबर ऑफ वेज, बट all ways will not be available in a given problem, so we must know all the ways. कुछ समझ रहे? समझ रहे क्या? पक्का? तो ये हुआ हमारा और एक फॉर्मूला पीवी रेशियो का, पीवी रेशियो नहीं, ब्रेक इवन पॉइंट का। ये बीईपी यूनिट्स हो गए थे ना, ठीक है। तो बीईपी सेल्स, कुछ डाउट्स है तो पूछते जाओ, ये सब आपके लिए रिवाइज कर रहा हूँ। आई एम रिवाइजिंग इट फॉर यू, इफ यू एनी प्रॉब्लम प्लीज टेल मी। तो आई गेट पीवी ब्रेक इवन पॉइंट, हेलो ध्यान दो, बीईपी सेल्स रुपीज, दैट विल बी सिंपली फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। डू यू एग्री विद दिस? समझाए ना? फिर इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करते, तो फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू पीवी रेशियो इंटू ब्रेक इवन सेल्स, बराबर है। या फिर पीवी रेशियो इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन ब्रेक इवन सेल्स। ये तुमको बिल्कुल याद नहीं आता, जब जरूरत पड़ती तो इसलिए जरूर लिख लो इसको। क्या अभी सब लोग सिंपल सिंपल, बाद में ऐसा कैसा सर ये नहीं समझे, फिर लिखवाना पड़ता मेरे को, फिर इधर से उधर ट्रांसफर करना पड़ता। कुछ समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? दिस इंटू दिस इज फिक्स कॉस्ट, ठीक है। वो चाहे तो लिख लो, लेकिन आप पीवी रेशियो निकालने के लिए फिक्स कॉस्ट अपॉन ब्रेक इवन सेल्स आप करते हो। पीवी रेशियो इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन बीईपी सेल्स, बीईपी सेल्स। तो फिक्स कॉस्ट को बीईपी सेल्स से डिवाइड तो पीवी रेशियो आता है। ये जिसको अच्छे से समझा वो इसको ही समझता, नहीं तो लगता पीवी रेशियो का फिक्स कॉस्ट का ब्रेक इवन सेल्स क्या संबंध है? बोले व्हाट्स देयर, यहाँ से आता है, इधर का उधर कर दो, उधर का इधर कर दो, बस। कुछ समझ रहे? आर यू फॉलोइंग दिस? फिर जो है देखिएगा, ये जो रेशियो है ये परसेंट में भी बोल सकते हैं। 40% यानी क्या हुआ? 40 अपॉन 100 या 0.4, आइदर इसे 40% और यू सिंपली से 0.4। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हमें अभी भी फॉर्मूला मालूम हुआ है ना कि पीवी रेशियो इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवीआर, बराबर है। बीईपी इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। अब पीवी रेशियो क्या रहता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रहता है, पता है कि नहीं? बोले इंटू 100 कहाँ हो गया? नहीं रहा तब भी चलता ना भैया, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। यहाँ देखो 4 अपॉन 10, 0.4 और 40% एक ही बात है। फिर इसलिए हमने C अपॉन S लिखा। फिर ये जो नीचे है वो उल्टी पलटी मार के ऊपर जाएगा ना, मल्टीप्लाइड बाय, डिवाइड बाय मतलब इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय, बराबर है ना। तो इसलिए ये हो जाएगा F इंटू एस अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब S माइनस V। कॉन्ट्रीब्यूशन यानी क्या? सेल्स माइनस बिल। इसलिए और एक फॉर्मूला बन गया ब्रेक इवन पॉइंट को F इंटू एस अपॉन S माइनस V। ये टोटल सेल्स के हिसाब से हम करते हैं। तो ये भी लिख लो कि बीईपी सेल्स
इज इक्वल टू एफ इंटू यस अपॉन यस माइनस वी। मतलब क्या हुआ कि फिक्स कॉस्ट इंटू सेल्स अपॉन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, खत्म। फिर आप चाहे यहाँ पर यूनिट डालो चाहे टोटल डालो, सिर्फ इतना याद रखना जितने यूनिट्स के लिए सेल्स लिया उतने यूनिट्स के लिए कृपया वेरिएबल कॉस्ट लीजिए, बस। कुछ समझ रहे क्या, गड़बड़ हो रहा, समझ रहे कि नहीं? बस तो ये फॉर्मूला खास तौर पे तब यूज होता है जब 2-4 प्रोडक्ट अलग अलग रहते हैं, तब तो 2-4 अलग अलग प्रोडक्ट रहते हैं और हमको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना पड़ता, तो हमें ऐसा करना पड़ता कि सारे प्रोडक्ट मिला के सेल्स कितना है, सारे प्रोडक्ट मिला के वेरिएबल कॉस्ट कितना है और फिक्स कॉस्ट कंपनी कितनी है, एफ इंटू एस अपॉन एस माइनस वी, आंसर खत्म बोले। बाकी फॉर्मूला लगती नहीं वहाँ पे। इफ यू गॉट डिफरेंट मोर देन वन प्रोडक्ट देन, इफ दे हैव गॉट मोर देन वन प्रोडक्ट देन। कुछ समझ रहे कि नहीं? चलिए फिर उसके बाद जो है अभी इस प्रॉब्लम जो हमारा जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है इसमें पीवी रेशियो कितना है, 40%, ठीक है। पीवी रेशियो 40% है, ठीक है। अब देखिएगा, अब जो है सपोज हमें प्रॉफिट चाहिए 2000 रुपये इसी प्रॉब्लम में, आई वांट प्रॉफिट 2000, सो हाउ मच सेल्स आई हैव टू डू, तो मैं बोलूँगा कि 2000 प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट कब होता? फिक्स कॉस्ट पे करने के बाद, तो 2000 के लिए पहले लैंडलॉर्ड को दो, नहीं तो मारेंगे फिक्स कॉस्ट। ऐसा टोटल अपने को कितना कमाना है, कंट्रीब्यूशन, ठीक है। और 40% का मतलब क्या है कि 40 रुपये कंट्रीब्यूशन चाहिए तो 100 रुपये सेल, तो इतना कंट्रीब्यूशन चाहिए तो कितना सेल, तो इसको सीधा हम इसको 40% से डिवाइड करो। कैलकुलेटर उठाइए, 3000 अपॉन 40%, 7500 रुपये, ये क्या हुआ, सेल्स हो गया। इसका मतलब हम सेल्स 7500 करेंगे तो बरोबर प्रॉफिट हमारा कितना होगा, 2000। वेरीफाई कर सकते, 7500 का 40% निकालो कैलकुलेटर से, 3000 आ गया, करके देख लो, नहीं दोनों तरफ से एरर होंगी, ठीक है। 7500 का 40% करो, 3000 आ गया, 3000 में से फिक्स कॉस्ट पे कर दो, 2000 बचे, खत्म। तो फिर इसलिए फॉर्मूला बनाते लोग कि नंबर ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड टू मेक अ डिजायर्ड प्रॉफिट, सेल्स रिक्वायर्ड टू मेक अ डिजायर्ड प्रॉफिट। तो क्या होता है कि फिक्स कॉस्ट सेल्स रिक्वायर्ड फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट इज इक्वल टू एफ प्लस पी अपॉन पीवी रेशियो, खत्म बात। अभी क्या अपन, ठीक है। एक थोड़ा काम करेंगे क्या, उस कर्टन इधर करके विंडो ओपन कर वो वाली, क्योंकि उधर से हवा आ रही है लेकिन इधर जा नहीं रही, इसलिए गर्म हो रहा है। क्या हुआ, चलिए यहाँ तक समझाए, हैव अंडरस्टूड अप टू दिस मच। अब कोई बोलेगा हमको लॉस करना है, बताओ कितना सेल होना, लॉस करना है, कितना सेल होना, क्या करेंगे, एफ माइनस लॉस, खत्म। जितना भी लॉस है माइनस कर दो फिक्स कॉस्ट में से, लॉस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम, चिंता की बात नहीं। तो उसके लिए अलग फॉर्मूला लिखूं क्या, नहीं, हो गया। फिर उसके बाद जो है ये समथिंग कॉल्ड एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, याद है क्या, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वो देखिएगा। अपना ब्रेक इवन सेल्स कितना 2500 आ रहा था ना, चलो। तो सपोज हमारे सेल्स है, ध्यान दीजिएगा, सेल्स है 10,000, इसी प्रॉब्लम में सेल्स है 10,000 और ब्रेक इवन सेल्स कितने, 2500। कैसे क्या पता चला, बहुत बार क्यों ना, 1000 डिवाइड बाय 4, 250 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 10, मतलब 2500। तो सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स जो है उसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ब्रेक इवन सेल्स 2500, दिस इज कॉल्ड एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एम छोटा ओ एस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सिंपल है, कितना हो गया, 7500। अब इसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्यों बोलते, तो ये बताता है कि आप ब्रेक इवन के कितने आगे हो।
इफ यू आर जस्ट ट्रेडिंग एट ब्रेक इवन, आप सिर्फ ब्रेक इवन पे हो तो 10-12 रुपये प्रॉफिट कम, 10-12 रुपये सेल कम ज़्यादा होने से प्रॉफिट का लॉस हो जाएगा। आर यू फॉलोइंग? इफ यू आर जस्ट एट 2500 or just at 2600, you are very unsafe. You may convert yourself into profit making to loss making company anytime. तो 2500 ब्रेक इवन है, 2600 हो गया, बोले बहुत हो गया, बहुत क्या हो गया, 100-200 सेल कम हो गया तो फटाक से निगेटिव में जाएंगे आप। तो इससे जितना ज़्यादा आगे रहेंगे यू आर सेफ। ये 2500 से आगे जितना ज़्यादा रहेंगे उतना सेफ। दैट्स वाई इसके आगे कितना सेल है वो हम निकालते हैं, उसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। आर यू फॉलोइंग? तो दिस इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। सिंपल है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो फॉर्मूला लिख लो चाहे तो कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। नंबर कहाँ तक आया था मेरा? 14 कि MOS इज इक्वल टू सेल्स माइनस BEP सेल्स। फिर लोग क्या करते हैं, इधर उधर घुमाते रहते भैया कि सेल्स इज इक्वल टू ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स, नहीं तो ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू सेल्स माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। वो तुमको टाइम पे याद आना चाहिए, अब तुमको चिल्लर लग रहा हो। कुछ समझ रहा है? आपकी मेमोरी पे आपको भरोसा होगा तो फाइन, नहीं होगा तो लिख लो तीनों कि भैया ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू सेल्स माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। कुछ समझ रहे हैं क्या? इसको इधर किए, इसको इधर किए, खत्म। समझा है क्या? तो 3 फार्मूले होते, एक से 3 बन जाते। यहां तक समझे? आर यू फॉलोइंग? चलिए, ये होगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। अब देखिए इधर सेल्स 10,000, इसके 2 पार्ट किए हमने, BEP सेल्स और दूसरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। ये भी सेल्स ही है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स ही हो। सेल्स के 2 टुकड़े हैं, 2500 तक एक टुकड़ा, आगे का एक टुकड़ा, ठीक है। तो ये 2500 है और ये 7500 है, इसलिए इन दोनों की टोटल ये आती है। आते कि नहीं? ये क्या इधर कर दो ना, तो ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इज इक्वल टू सेल्स, बराबर है? समझ रहे कि नहीं? अब हमारा कंट्रीब्यूशन रेशियो कितना है? 40%, ठीक है। अब ये 2500 को 40% करो, 2500 इंटू 40% कितना आता है? 1000, दैट इज फिक्स कॉस्ट। और ये जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है इसको 40% लगा दो, यू गेट प्रॉफिट। बोले ऐसा कैसे आता? ये ब्रेक इवन सेल्स का मतलब यहाँ तक के जो सेल्स होगा इसके ऊपर जो कमाई होगी कंट्रीब्यूशन की, वो सब फिक्स कॉस्ट देने में जाएंगी, और इसके आगे जो सेल होगा उसके ऊपर जो कमाई होगी कंट्रीब्यूशन, वो हमारा प्रॉफिट रहेगा। दैट्स एन आइडिया। आर यू फॉलोइंग? इसलिए फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू ब्रेक इवन पॉइंट इनटू पीवी रेशियो, जो ऑलरेडी अपन ने देखा है लेकिन आप भूल गए अभी के अभी। 15 फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू BEP सेल्स इनटू पीवी रेशियो, ठीक है। और प्रॉफिट इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इनटू पीवी रेशियो। ये समझा क्या आपको कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी 7500 है, उसका 40% प्रॉफिट आता। क्यों? तो अप टू ब्रेक इवन सेल्स जो हम सेल कर रहे हैं उसके ऊपर की जो कमाई यानी कंट्रीब्यूशन है, दैट गोज फॉर पेमेंट ऑफ फिक्स कॉस्ट। इसके आगे जो सेल करते हैं दैट विल स्टार्ट गिविंग अस प्रॉफिट। तो इसके आगे कितना है? तो 7500 है, तो इसको कंट्रीब्यूशन 40%, पूरी की अपनी कमाई नहीं ना, ये तो सेल है, इसमें 40% अपनी कमाई है, 60% तो वेरिएबल कॉस्ट है, 60% तो वेरिएबल कॉस्ट। समझ रहे कि नहीं लॉजिक? तो इसलिए प्रॉफिट इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू पीवी रेशियो, ठीक है। फिर परसेंट में बात करते हैं कि 10,000 का 2500 कितना परसेंट होता है? 25%। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना परसेंट होता है? 75%। अब जाहिर है इन दोनों की टोटल 100% आएंगे कि कठिन है बहुत। भले हमारे क्लास में 60% बॉयज़ है, 40% गर्ल्स है, तो टोटल 100 आएंगी। जो चुक चुक कर रहे हैं उनको डाउट है लगता है। ठीक है, ठीक है, नहीं समझा आप लोग, जान लो, समझेंगे भी नहीं। चलो देखो कुछ समझ रहे क्या?
तो ये सिंपल, इट इज एज सिंपल एज दैट कि 25%, 75%, 100%। इसका मतलब हुआ कि ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स परसेंटेज, बीईपी सेल्स परसेंट प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल परसेंट इज इक्वल टू 100%, बराबर है। और इसी का मतलब हो गया, लिख लो ना यार, 17 कि बीईपी सेल्स परसेंट प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स परसेंट, दैट गिव्स 100%। समझे कि नहीं? लेकिन बीईपी सेल्स परसेंट कैसा निकालते? नहीं तो इतनी याद बोले हमको। तो बीईपी सेल्स परसेंट कैसे निकालते? बीईपी सेल्स अपॉन टोटल सेल्स, बीईपी सेल्स अपॉन सेल्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज कैसे निकालते हैं? मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स अपॉन सेल्स। कुछ समझ रहे क्या? आर यू फॉलोइंग? समझ रहे कि नहीं? पक्का? चलिए आगे देखिए। तो इसका मतलब होता है कि हम 40-25% पे ब्रेक इवन करते हैं और 75% हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स है और टोटल 100% है। तो एक में से दूसरा निकाल सकते हैं, एक में से दूसरा निकाल सकते हैं ना क्या, कि ब्रेक इवन सेल्स इक्वल टू 100 माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल, या मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल इक्वल टू 100 माइनस ब्रेक इवन सेल। और दो फॉर्मूले हो गए कि नहीं? ठीक है। फिर देखिएगा, अभी हमें सपोज प्रॉफिट निकालना है, तो पहले तो प्रॉफिट निकालना है। तो हमें पता है कि प्रॉफिट 10,000 में से कौन सा सेल प्रॉफिट देता? 75%, क्योंकि ये 10,000 में से 25% जो है वो हमारा लैंडलॉर्ड को देना पड़ता। 10,000 में से जो 25% सेल होता उसके ऊपर का अर्निंग यानी कॉन्ट्रीब्यूशन गोज टू द लैंडलॉर्ड। सो हमारे लिए कितना बचता है? 75% ऑफ द टोटल सेल, दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और वो 75% पे हम कितना कमाते? 40%। इसलिए फॉर्मूला बनता है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल परसेंटेज इंटू पीवी रेशियो मल्टीप्लाइड बाय सेल्स। ऑफ कोर्स नहीं समझे ना? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स इंटू एमओएस परसेंटेज और इंटू पीवी रेशियो। कितनी सिंपल बात है, कॉमन सेंस से सारे फॉर्मूले बनते। नहीं समझे? देखो ये 7,500 पे हम प्रॉफिट कमाने वाले हैं। 7,500 क्या है? 75% ऑफ सेल है, तो इसलिए मैंने लिखा सेल इंटू एमओएस परसेंटेज। और ये सेल में कितना कमाते हैं? पूरी अपनी कमाई नहीं है, कितनी कमाई है? 40%। तो इसका और 40% फॉर्मूले में करके देखो आप। 10,000 सेल से मान लो 10,000 सेल है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एमओएस परसेंटेज कितना है? 75%, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो 0.4। 3,000 प्रॉफिट होना चाहिए। अब करके देखो, 10,000 सेल कर रहे हैं मतलब कितने यूनिट बेच रहे हैं? एक यूनिट की सेलिंग प्राइस 10 है। 10,000 सेल कर रहे हैं मतलब कितने यूनिट बेच रहे हैं? 1,000। 1,000 पे कितना कमाएंगे? 4,000। रेंट कितना देंगे? 1,000, बचेगा 3,000, खत्म। बरोबर है कि नहीं? कि नहीं है? समझ रहे कि नहीं? आर यू फॉलोइंग? तो ये ध्यान दीजिएगा आप, कैसे अनेक फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है। अब आप बताएंगे मेरे को, फटाक से बताने का है, ठीक है, कि इतना सारा हो गया ना। कुछ लोग ध्यान भी नहीं दे रहे, बोले क्या फालतू का वही बता रहे, बोले ठीक है। कुछ लोगों के लिए एकदम नया है, बोले एकदम फास्ट पढ़ा रहे, ऐसा भी होता है, ठीक है। सम पीपल आर जस्ट थिंकिंग इट्स टू फास्ट, क्योंकि कितने 18-20 तो फार्मूले हो गए, कितने तो ओरली बता दिए, इट्स टू फास्ट। रोज का एक फार्मूला ले तो ठीक है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि वही बात बता रहे हैं, ठीक है। इसलिए एक छोटा सा फटक से बताओ कि सपोज हमने 12,000 सेल किया तो प्रॉफिट कितना होगा? फटाफट करो, 12,000 इंटू 75% इंटू 40। ऐसे किया ना आपने? नहीं ऐसे नहीं किया। क्यों बाबा? फॉर्मूला ना सेल्स इंटू एमओएस परसेंट पीवीआर। हेलो, मैंने दिया फॉर्मूला, आपने एग्री किया। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स इंटू एमओएस परसेंट पीवीआर। सेल्स बता दिया 12,000। क्या हुआ? ऐसा नहीं चलता क्या? क्या तकलीफ है?
तकलीफ है कुछ भैया? बराबर है कि नहीं? क्या है फालतू के लोग चिल्ला रहे? क्या प्रॉब्लम भाई? प्रॉब्लम है क्योंकि नहीं आता। पहले इसके हिसाब से करके देखते हैं और एक्चुअल उधर करके देखते हैं। नहीं आता। कैसे नहीं आता? डूइंग इज बिलीविंग। 12,000 इंटू 0.75 इंटू 0.4 ये आता है 3,600 प्रॉफिट आता है। ये फॉर्मूले से। हेलो ध्यान दो, वास्तव में क्या होता देखो, 12,000 का पीवी रेशियो 40% करो आप। 12,000 सेल्स है ना, तो 12,000 इंटू 0.4 कितना आ गया? 4,800। उसमें से फिक्स कॉस्ट 1,000 माइनस करो, 3,800। इधर आंसर है 3,600। 200 का फर्क आया। क्यों आया? क्योंकि ध्यान दो, सबसे पते की बात है, जो आप गलती करने वाले हो आगे के प्रॉब्लम में, सबसे पते की बात है, ये फॉर्मूला गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, सब बरोबर है। मैं गलत कहीं बताता ही नहीं, ठीक है। फर्क ये है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज एंड बीईपी परसेंटेज बोथ आर सेल्स लेवल स्पेसिफिक। मतलब ये कि 12,000 10,000 के सेल में 2,525% होता है, लेकिन जब हम 12,000 सेल करेंगे, 10 काट के 12,000 सेल करेंगे, तब भी हमारा 2,500 ही रहेगा ना। ये नहीं समझा आप भाई? 12,000 सेल बढ़ गया तो बीपी बढ़ता क्या? नहीं, बीपी तो वही रहेगा। तो 12,000 जब सेल हो जाता है तो बीपी 2,500 ही रहता, लेकिन परसेंटेज बदल जाता। परसेंटेज कितना हुआ देखो, 12,000 डिवाइडेड बाय 2,500% कितना है? 20.8333 बराबर है क्या? चेक करो। 2,500 डिवाइडेड बाय 12,000%, 20.833% आया। अब अपने को मालूम दोनों की टोटल 100% आती है, क्योंकि यहाँ 7,500 नहीं बचा ना भैया। 12,000 में से 2,500 माइनस करो, कितना बचा? परसेंट नहीं, फिगर 9,500। और इसका परसेंट निकालेंगे तो 100 में से माइनस करने के बाद जो आता वो, यानी 79.16667 या जो भी आएगा। कुछ समझ रहे? और फिर अब हमारा फॉर्मूला लगाओ और बताओ मेरे को। फिर देखो हमने क्या बोला था, सेल्स 12,000 मल्टीप्लाइड बाय पॉइंट्स, इसका 79% यानी 0.79166666 बहुत बार, और फिर मल्टीप्लाइड बाय 0.4, फिर आ गया 3,799 रुपये 999 पैसे। बराबर है 3,600? आ रहा कि नहीं आ रहा? कि नहीं आ रहा? आ रहा। बस तो कहने का मतलब है कि ये फार्मूला सही है, गलती अपने समझने में है। गलती क्या है कि ये जो परसेंटेज रहता है बीईपी सेल्स इन एब्सोल्यूट टर्म्स रिमेन कांस्टेंट as long as fixed costs remain constant, selling price remain constant. BEP sales figure remains constant in absolute term, but percentage relatively will change, क्योंकि 2,500 ही रहा, या 10 का 12 हो गया तो परसेंट में घट गया। अब इसके चलते ये अपने को ध्यान में नहीं आता, तब हम फटाक से कैलकुलेट कर लेते और फिर बोलते बरोबर है, मैच नहीं हो रहा आंसर। ये ध्यान रखना। तो क्या डिक्टम क्या है? डिक्टम ये है कि दिस परसेंटेज ऑफ MOS इज सेल्स लेवल स्पेसिफिक, मतलब हर सेल्स लेवल पे अलग अलग परसेंटेज आएगा। कुछ समझ रहे हैं ना? आर यू फॉलोइंग दिस? क्वेश्चन नंबर 4.5। चिंता मत करो, बाकी की मैं ही करूंगा। हेलो ध्यान दीजिए, 4.5 From the following information, calculate break-even point and turnover required to earn the profit of 36,000. करते आएगा क्या? फिक्स कॉस्ट दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, सेलिंग प्राइस। ये अपना पेन वाला प्रॉब्लम हो गया। नहीं हुआ क्या? हेलो, समझ रहा है कि नहीं? ये तो मेरे को लगेगा बहुत आसान है, 2-4 लोगों को लगेगा बहुत आसान है, बाकी लोग बोलेंगे बहुत फास्ट पड़ा है। ऐसे नहीं होना चाहिए। इफ यू हैव प्रॉब्लम प्लीज टेल। बोलो वाह। सेलिंग प्राइस क्या दिया है? 20 रुपये पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट क्या दिया है? बोले ना, 12 रुपये पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन क्या हुआ? 8 रुपये पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट क्या है? 1 लाख रुपए। ठीक है, फिर पूछा क्या है? फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट। हो गया ब्रेक इवन पॉइंट क्या है अपना?
फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन, बराबर है। तो लिख दीजिए फटाक से, बीईपी इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हाँ बोले ऐसे प्रॉब्लम पूछना चाहिए, एग्जाम में पूछते हैं कभी कभी, और तब अपने को याद नहीं आते। सबसे क्लाइमैक्स, ठीक है, 1 लाख अपॉन 8 कितना आता है? 12,500 यूनिट्स। और यदि रुपीज में चाहिए तो क्या करेंगे भाई, इसको या तो 12 से मल्टीप्लाई करो, नहीं तो पीवी रेशियो निकाल के वो पीवी रेशियो से 1 लाख से डिवाइड करो, एक ही बात है। कुछ समझ रहे हैं क्या कि करके बताऊं? समझ रहे हैं ना? ये हो गया बी की पॉइंट यूनिट्स में। रुपीज में चाहिए तो इसको सीधा 20 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। एंड द टर्नओवर रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 36,000। टर्नओवर ने सेल्स चाहिए तो पहले पीवी रेशियो निकाल लो, पीवीआर। पीवी रेशियो क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, 8 अपॉन 20 इंटू 100, यानी कितना? 40%, ठीक है। और फिर आपको चाहिए प्रॉफिट, कितना चाहिए प्रॉफिट? 36,000। फॉर्मूला देखा था हमने, याद है क्या? कि सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट इज इक्वल टू एफ प्लस पी अपॉन पीवी रेशियो। याद है क्या आपको? अभी आज ही देखा था। सेल्स रिक्वायर्ड टू मेक अ डिजायर्ड प्रॉफिट इज इक्वल टू एफ प्लस पी अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट है 1 लाख, प्रॉफिट चाहिए 36,000, डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो है 40%। तो आंसर निकालिए 3,40,000 रुपए। चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे करेंगे? इसका 40% निकालो, टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया, उसमें से फिक्स कॉस्ट 1 लाख माइनस करो, बराबर 36,000 बचेगा। सिंपल है, सिंपल है कि नहीं? फिर इफ द कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट 36,000, मतलब सेल्स इतना है, तो व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी? क्या होगा? सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। कितने? 12,500 घटाएंगे क्या? नहीं। सेल्स कितने हो गए? बीपी सेल्स 12,500 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 20 रुपए, कितना आएगा? 2.5 लाख, बराबर है 2,50,000। और इसलिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला, एग्जाम में सारे फॉर्मूले लिखने के, पहले फॉर्मूला लिखने का, नीचे आंसर। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। मैं ओरली बोलता हूँ, 3,40,000 माइनस 2,50,000 बरोबर कितना था? 90,000। ये क्या हुआ? मार्जिन ऑफ सेफ्टी, MOS। फिनिश। पहला प्रॉब्लम। और चिल्लर था कि नहीं था? समझ रहे कि नहीं? फिर आप बोलेंगे ऐसे आते कि एग्जाम में, अब आ जाते बाबा कभी कभी। तो आगे होमवर्क 4.6, 7, 8, 9, ठीक है। पहले 8 कर लेता हूँ। 8। अब ये डिफरेंस वाले प्रॉब्लम बहुत बार देते हैं वो लोग। डिफरेंस इन दिस अपने IPC में किए थे, लेकिन एक बार और रिवाइज करता हूँ। हेलो, ध्यान दो, पे अटेंशन। ये वही अपना प्रॉब्लम था, 10 रुपए सेलिंग प्राइस, याद है क्या? वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपए, कंट्रीब्यूशन 4 रुपए, फिक्स कॉस्ट कितनी थी? 1,000 रुपए। वही प्रॉब्लम थोड़ा दूसरे तरीके से, दूसरे एंगल से देखना है हमको। प्रोडक्शन क्वांटिटी बोलता हूँ। क्वांटिटी मतलब प्रोडक्शन एंड सेल। ये कृपया लिख लेंगे आप, ये जो टेबल में बना रहा हूँ वो थोड़ा लिख लेंगे। IPC में भी लिखा था, एक बार और लिखेंगे। क्वांटिटी यूनिट्स में रहेगी, यूनिट्स। सपोज 500 यूनिट्स एंड देन 400 यूनिट्स। ठीक है। या एक काम करते हैं,
200 लेता हूँ, 200 लेता हूँ मैं, 200 भी कम हो जाएंगे, 300 लेता हूँ। नहीं तो एक काम करो, 600 इसको लो और 300 इसको लो। चलो 400 में भी वो चीज़ बता नहीं पाएंगे, बता पाएंगे, चलता है। चलिए 600 ये लिया, 300 ये ले ली, ठीक है। कुछ चीज़ बतानी है उसमें से, इसलिए नहीं तो 6 3 का डिफरेंस 3 आता है, इसलिए गड़बड़ होंगी। 450 ले लो। नहीं, जिनको चुक चुक करना है ना वो लिखो ही मत, बेटर डोंट राइट, यू सेव योर पेजेस, डू प्रैक्टिस इन द एग्जाम। यूनिट्स 450 300, सेलिंग प्राइस हमारे पास है, तो इससे हमें मिलेगा पहले वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट ऑफ 6, एट द रेट ऑफ वेरिएबल 6 रुपीज़ में, 450 इंटू 6 2700, फिर 300 इंटू 6 1800, बराबर है। फिर फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहती है, 1000 कि उसको भी बढ़ाएंगे घटाएंगे। फिर टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट क्या हो गई, 3700 और 2800, ठीक है। फिर टोटल सेल्स की सेलिंग प्राइस है 10 रुपये, तो ये होगा 4500 3000, ठीक है। और फिर जो है टोटल कंट्रीब्यूशन, तो 1 यूनिट पे 4 रुपये है, ठीक है ना। तो 450 इंटू 4 1800 और 300 इंटू 4 1200, ठीक है। और फिर प्रॉफिट, यू नो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, तो इसमें से 1000 रुपये गए तो 800 और इसमें से 1000 रुपये गए तो 200, और एक हाथ कॉलम लगा तो बढ़ाऊंगा, फिलहाल इतना, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, डिफरेंस लेता हूँ, डिफरेंस। अब देखिए 1 मिनट के लिए, बाद में लिखो आप, 450 यूनिट्स है, उसमें से 300 यूनिट्स माइनस किए तो कितने बचे, नहीं बराबर बताओ कितने बचे, 150 यूनिट्स बचे। वो नहीं बोलते, वो पूरा बोलते नहीं, पूरा सुनते नहीं, इसलिए कंफ्यूजन पूरा होता। 150 यूनिट्स बचते हैं, 450 यूनिट्स में से 300 यूनिट्स गए तो 150 यूनिट्स बचते। आप सिर्फ 150 बोल के चले जाते, वो गलत है, फिर पता नहीं चलता वो रुपये है कि पैसे है कि प्रॉफिट है कि लॉस है, कुछ गड़बड़ होता सब। 150 यूनिट बचे, बराबर है। फिर उसके बाद जो है ये सेल्स है हमारे 4500, ठीक है, और 3000, डिफरेंस निकालो कितना है, 1500 रुपये। 4500 रुपये माइनस 3000 रुपये, 1500 रुपये, ठीक है। आर यू फॉलोइंग? तो आप ये देख सकते हो कि 150 यूनिट यदि हम बेचे, सेलिंग प्राइस क्या है 10 रुपये, तो कितना सेल होगा 1500। इसका मतलब क्या हमें समझा कि सेल्स माइनस सेल्स इज सेल्स, हंसो मत, ये इंपॉर्टेंट है। और यूनिट्स माइनस यूनिट्स इज यूनिट्स, बराबर है। सेल्स माइनस सेल्स इज सेल्स, बोले नहीं क्या बात बताई है, नहीं, सेल्स माइनस सेल्स इज सेल्स, यूनिट्स माइनस यूनिट्स इज यूनिट्स, एंड दिस विल बी द डिफरेंस ऑफ सेल्स, विल बी द सेल्स फॉर द डिफरेंस ऑफ यूनिट्स। तो समझेगा, डिफरेंस ऑफ सेल्स विल बी द सेल्स फॉर द डिफरेंस ऑफ यूनिट, ये समझा। फिर वेरिएबल कॉस्ट, फर्क निकालो, 2700 माइनस कितना है 900, वेरिएबल कॉस्ट 1 यूनिट की कितनी है 6 रुपये, 150 इंटू 6 आता कि नहीं, करके दो कैलकुलेटर से। इसका मतलब क्या हुआ कि वेरिएबल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट फॉर द डिफरेंस ऑफ यूनिट्स, नहीं समझे। वेरिएबल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट फॉर द डिफरेंस ऑफ यूनिट्स, समझ रहे। तो इतना भी याद रखा कि वेरिएबल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट चलता है, यूनिट्स माइनस यूनिट्स चलता है, सेल्स माइनस सेल्स चलता है, बट करेक्ट वो है। आगे
फिक्स कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट फॉर द डिफरेंस मत बोलना, जीरो। ठीक है, यदि 150 यूनिट बनाएंगे तो फिक्स कॉस्ट जीरो है क्या? नो। तो जो इसके लिए सही है, इसके लिए सही है, वो इसके लिए सही नहीं है। तो डिफरेंस ऑफ फिक्स कॉस्ट इज जीरो, क्योंकि फिक्स कॉस्ट बाय डेफिनेशन रिमेन्स कांस्टेंट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन। याद है कि नहीं? दैट्स व्हाई डिफरेंस ऑफ फिक्स कॉस्ट इज जीरो। डोंट से डिफरेंस ऑफ फिक्स कॉस्ट इज फिक्स कॉस्ट फॉर द डिफरेंस, नहीं। समझ रहे? फिर आगे टोटल कॉस्ट, डिफरेंस निकालो। ये क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। क्यों है? 3700 का ब्रेकअप क्या है? 2700 प्लस 1000 और 2800 का क्या डिफरेंस है? 1800 प्लस 1000, ये ब्रेकअप है। जब हम माइनस करते हैं तो फिक्स कॉस्ट कैंसिल होती है और वास्तव में जो डिफरेंस आता है वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट का आता है। बात समझ रहे? इसका मतलब है डिफरेंस ऑफ टोटल कॉस्ट इज द वेरिएबल कॉस्ट फॉर द डिफरेंस ऑफ यूनिट्स। ये बड़ा समझा क्या? तो डिफरेंस ऑफ टोटल कॉस्ट 900 आ गई। क्यों आ गई? तो 1000 कट गए, 2700 वेरिएबल कॉस्ट है, 1800 वेरिएबल कॉस्ट है। ये वेरिएबल कॉस्ट फॉर द डिफरेंस है। तो क्या समझा मैं कि डिफरेंस ऑफ टोटल कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट फॉर द डिफरेंस ऑफ यूनिट्स। तो सेल्स माइनस सेल्स इज सेल्स, बट टोटल कॉस्ट माइनस टोटल कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट फॉर द डिफरेंस ऑफ यूनिट्स, और डिफरेंस ऑफ सेल्स भी बोल सकते हैं। तो समझ रहे? आगे कंट्रीब्यूशन माइनस कंट्रीब्यूशन बराबर है ना? कंट्रीब्यूशन माइनस कंट्रीब्यूशन फॉर द डिफरेंस ऑफ यूनिट्स। एक यूनिट पे कंट्रीब्यूशन कितना है? 4 रुपए। तो 15 चौक 60, 600 रुपए। तो कंट्रीब्यूशन माइनस कंट्रीब्यूशन इज कंट्रीब्यूशन ऑन द डिफरेंस ऑफ यूनिट्स। दो लेवल का डिफरेंस कंट्रीब्यूशन, मतलब उन दो करस्पॉन्डिंग यूनिट्स पे डिफरेंस। समझ रहे हैं क्या? ठीक है। फिर प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट होना चाहिए, नहीं आता, खासियत है। प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट, 800 माइनस 200 क्या हुआ? 600। तो 600 क्या है? कंट्रीब्यूशन। सो प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट इज कंट्रीब्यूशन फॉर द डिफरेंस ऑफ यूनिट्स। कुछ समझे क्या? बोले ऐसे कैसे हो गया? तो देखो प्रॉफिट कैसा है, कैसे है? 1800 माइनस फिक्स कॉस्ट 1000, और ये प्रॉफिट कैसा है? 1200 टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस 1000। जब हम माइनस करेंगे दिस माइनस दिस, तो 1000 फिर से कट कि नहीं होंगे? दोनों का साइन सेम है, इसलिए माइनस करते समय कट। अल्टीमेटली आएगा 1800 माइनस 1200, दैट इज डिफरेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब है कि डिफरेंस ऑफ टोटल प्रॉफिट इज कंट्रीब्यूशन फॉर द डिफरेंस ऑफ यूनिट्स और डिफरेंस ऑफ सेल्स। एक ही बात है। समझे क्या? समझ रहे? तो इन जनरल यूनिट माइनस यूनिट इज यूनिट, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेरिएबल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिक्स कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट जीरो। टोटल कॉस्ट माइनस टोटल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट। डिफरेंस ऑफ सेल्स इज सेल्स। डिफरेंस ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन इज कंट्रीब्यूशन। डिफरेंस ऑफ टोटल प्रॉफिट इज कंट्रीब्यूशन। सो इसमें डेंजर वाले कौन से आइटम है? एक टोटल कॉस्ट, एक फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस जीरो रहता, और एक प्रॉफिट। बाकी सब तो ठीक ही है, जिसमें से जो डिसाइड करेंगे वही बचेगा, और क्या, जिसमें जो सब्सट्रैक्ट किया वही बचेगा। फिर बोले ये अपने क्या को बता रहे? तो ये प्रॉब्लम ऐसे पूछते हो लोग कि भाई इस दो अलग अलग लेवल पे दो चीज़ दे देते हैं, दो अलग अलग लेवल पे दो चीज़ देते हैं, और फिर उसका रेशियो हम निकाल सकते हैं। जैसे हमने ऐसा बोला आपको कि डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन सेल्स, तो ये क्या आएगा? गए ना गलती, किए ना गलती? डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन क्या आएगा? रियल कॉस्ट आएगा। वन बाय वन सोचो भाई। अभी भी सोचा अपन ने, अभी भी देखा है डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट। डिफरेंस इन सेल्स क्या होता है? सेल्स। सो दिस विल बी वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स, और इंटू 100 करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। सिंपल है कि नहीं है? समझ रहे कि नहीं? फिर कोई डिफरेंस इन सेल्स के जगह डिफरेंस इन यूनिट डाल देंगे इधर, डिफरेंस इन यूनिट्स, तब ये क्या होगा? सोचो, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ।
वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। क्यों? डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट, डिफरेंस इन यूनिट इज यूनिट, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अपॉन यूनिट मतलब फिनिश। सिंपल है। आर यू फॉलोइंग? कोई इधर ऐसा लिखेगा डिफरेंस इन कंट्रीब्यूशन अपॉन डिफरेंस इन सेल्स, ये क्या होगा? प्रॉफिट होगा। सोचते नहीं आप, अंदाज से आंसर बताते। व्हाट इज डिफरेंस इन कंट्रीब्यूशन? कंट्रीब्यूशन। व्हाट इज डिफरेंस इन सेल्स? सेल्स। एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं? पीवी रेशियो। पीवी रेशियो है, ठीक है। फिर कभी ऐसा बोलेंगे कोई डिफरेंस इन प्रॉफिट अपॉन डिफरेंस इन यूनिट, क्या? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, क्योंकि डिफरेंस इन प्रॉफिट इज कंट्रीब्यूशन। अभी भी देखा, डिफरेंस इन प्रॉफिट इज कंट्रीब्यूशन एंड डिफरेंस इन यूनिट इज यूनिट, सो यू विल गेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कोई बोलेगा डिफरेंस इन प्रॉफिट अपॉन डिफरेंस इन सेल्स, डिफरेंस इन सेल्स, तो डिफरेंस इन प्रॉफिट क्या है? कंट्रीब्यूशन। डिफरेंस सेल्स क्या है? सेल्स। कंट्रीब्यूशन सेल्स क्या बोलते हैं? पीवी रेशियो। याद है कि नहीं? तो अपने को यदि पता है कि किसका डिफरेंस क्या रहता है, तो किसी का भी रेशियो उसने दिया तो अपन खटक से कर सकते हैं और बाकी फट हो जाता है। तो ये टेबल से एकदम अच्छा समझता है और याद नहीं करना पड़ता, नहीं तो इसके 10-12 फॉर्मूले हो जाते। डिफरेंस इन दिस अपॉन डिफरेंस इन दैट 10-12, और एग्जाम में याद नहीं आता कि ये ऊपर है कि ये नीचे है, ठीक है। तो इसलिए कोई चिंता की बात नहीं, कॉमन सेंस लगाओ, फॉर्मूले बनते जाते हैं। फॉर्मूला एग्जाम में लिखना जरूरी है एग्जामिनर के लिए, मेरे लिए नहीं है, आपके लिए भी नहीं है, अपने लिए कॉमन सेंस है। फिर एग्जामिनर को कहाँ समझाएंगे? वो सामने रहते तो समझाते थे टेबल वगैरह बना के बढ़िया, तो इज नॉट देयर एट साइड, तो क्या करेंगे हम? फार्मूला बनाएंगे, लिख देंगे, खत्म बात, ठीक है। तो फार्मूला इज गुड फॉर प्रेजेंटेशन बट बैड फॉर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। तो अपन समझ लेते हैं ऑनलाइन, एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर डिमांड फार्मूला बना लेते, वैल्यू डालते, खत्म बात।